होगी वो रुपीज में होगी। सो जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो भी पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसीज में की जाती है, उसके लिए फॉरेक्स का यूज किया जाता है। फॉरेक्स मतलब किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है। जैसे इंडिया में जो फॉरेक्स है वो आरबीआई के अंडर होता है, तो फॉरेक्स के अंदर इंडिया की सारी फॉरेन करेंसी है। अब अगर इंडिया को रशिया से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है तो इंडिया जब रशिया को पे करेगा तब वो फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में करेगा। वो डॉलर हो सकते हैं, रशियन रूबल करेंसी हो सकती है, एसडीआर हो सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। लेकिन इंडिया एंड रशिया ने दोनों ने मिलके अब एक डील साइन की थी, उसको हम कहते हैं रूपी ट्रेड डील। अब इस रूपी ट्रेड डील के अंदर क्या है कि इंडिया रशिया से जो भी चीजें इंपोर्ट करेगा वो रुपीज में खरीदेगा, मतलब इंडिया रशिया को रुपए देगा। तो रुपया इज इंडियन करेंसी ना, ये डोमेस्टिक करेंसी है, कोई फॉरेन करेंसी नहीं है, इट्स अ डोमेस्टिक करेंसी। अब इस डील के अंदर अकाउंट का क्या लेना देना है, तो इस डील को जिस अकाउंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा वो जो अकाउंट है उसको आप कहते हो वॉस्त्रो अकाउंट, इट्स अ बैंक अकाउंट। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर, डोमेस्टिक करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना है तो यू रिक्वायर्ड वॉस्त्रो अकाउंट। मतलब इंडिया रशिया रूपी ट्रेड डील का जो बेसिस है वो है वॉस्त्रो अकाउंट। तो वॉस्त्रो अकाउंट के जरिए से ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो जो इंडिया रशिया रूपी ट्रेड डील है तो करंट अफेयर में चल रही है ना अभी। अभी और भी कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया रूपी ट्रेड डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि थ्रू दिस फॉरेन ट्रेड वॉस्त्रो अकाउंट पिक्चर में आ गया, करंट अफेयर में आ गया। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज वॉस्त्रो अकाउंट, वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है ना। तो इसलिए अकाउंट जो है ना वो काफी ज्यादा डायनामिक पॉइंट है, ये अलग अलग मुद्दों पे चर्चा में आ जाता है। तो इसलिए ये अकाउंट के बारे में पढ़ना हमारे लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको डिटेल में समझेंगे अकाउंट क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि अकाउंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है। ये सारे अलग अलग इनके जो सेक्शंस है हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं अकाउंट क्या है। सी जब गाइज हम अकाउंट की बात करते हैं तो हम लोगों के पास अकाउंट्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अकाउंट एज अ बैंक अकाउंट ओनली, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। जैसे किसी का फेसबुक का अकाउंट होगा, देन किसी का यूट्यूब का अकाउंट होगा, है ना, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। तो ये जो सारे अकाउंट्स है, ये अकाउंट क्या है, दे प्रोवाइड अस सर्विस। वो हमको क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। So we can generally say that account is an instrument through which one can get services. Is an instrument through which a person or one can get services. अकाउंट ये वो एक जरिया है जिसकी मदद से लोग अलग अलग सर्विसेज को ले सकते हैं। तो सर्विसेज मतलब क्या, जैसे अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, सो यू आर गेटिंग सर्विस ना, एंटरटेनमेंट, सोशल सर्विस, आप सर्विसेज ले रहे हो ना। आपके पास यूट्यूब का अकाउंट है तो यू आर गेटिंग एंटरटेनमेंट, फेसबुक का अकाउंट है, व्हाट्सएप का अकाउंट है तो सोशल सर्विसेज, मैसेजिंग आप ले रहे हो वहां पे। तो अकाउंट क्या होता है कि जहां से लोगों को सर्विसेज मिलती है। लेकिन जब हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमको सर्विसेज मिल रही है, लेकिन वो सर्विसेज कैसी है, वो पर्टिकुलरली फिनेंशियल सर्विसेज। कैसी सर्विसेज मिल रही है हमको, फिनेंशियल सर्विसेज है। तो बैंक अकाउंट ये ऐसा अकाउंट होता है जो लोगों को फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन बाय बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बस बैंक नहीं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसी वो भी मेंटेन कर सकते हैं। इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन बैंक एंड कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है। मनी ट्रांसफर इज अ सर्विस। तो यहाँ पे मनी ट्रांसफर हो गया, डिपॉजिट हो गया, ये अलग अलग आपको सर्विसेज मिल रही है ना। तो ये होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के जो पर्पज होते हैं वो काफी अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग पर्पज मतलब इट डिपेंड ऑन स्टेक होल्डर, बैंक अकाउंट को कौन किस तरीके से देखता है। स्टेक होल्डर मतलब अलग अलग आएंगे। जैसे बैंक अकाउंट बैंक प्रोवाइड कर रही है तो बैंक इज वन स्टेक होल्डर। बैंक अकाउंट कोई कस्टमर परचेस कर रहा है तो कस्टमर इज अ स्टेक होल्डर, है ना।
उसी तरीके से सरकार भी तो एक स्टेक होल्डर आएगी यहाँ पे। सरकार भी एक स्टेक होल्डर है। तो अलग अलग स्टेक होल्डर है बैंक अकाउंट्स के। अगर हम बैंक अकाउंट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमको इसका जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग लेवल पे दिखेगा। इट्स नॉट द सेम फॉर एवरीवन। नहीं, बैंक अकाउंट का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग है। सो दैट्स व्हाई हमको बैंक का इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है, पर्पज समझना जरूरी है टू फैसिलिटेट डिफरेंट पर्पजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, लोकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर, बैंक ऑफर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट टू चूज फ्रॉम, ये उसके जनरल पर्पजेस है। लेकिन अगर हम स्टेक होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बैंक। तो पहला यही है कि बैंक सर्विसेज देगा, बैंक विल ऑफर सर्विसेज। सो बैंक अकाउंट हेल्प बैंक टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटिजन और टू द कस्टमर ऑफ द बैंक, अलग अलग सर्विसेज। दूसरा, बैंक अकाउंट क्या करता है बैंक के अंदर, तो दे प्रोवाइड आइडेंटिटी ऑफ अ कस्टमर। दे प्रोवाइड आइडेंटिटी मतलब ऐसे बैंक आपको ऐसे नहीं याद रखते ना कि यार वो मेरे बैंक के अकाउंट उस पर्सन का अकाउंट है, तो वो पर्सन ऐसा 6 फीट वाला, गोरा सा, काला सा, नाटा सा, ऐसे कुछ तो भी याद नहीं रखती। तो बैंक हमको कैसे हमारे बैंक अकाउंट नंबर से याद रखती है। सो आवर अकाउंट नंबर प्रोवाइड आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। थर्ड, बैंक अकाउंट बैंक के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो जो सर्विसेज देता है, आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा लोकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन देगा वहां पे फिर से। तो इस तरीके से बैंक के अंदर अकाउंट जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूंगा बिजनेस, तो बिजनेस एक्सपांशन के लिए भी बैंक अकाउंट चाहिए। सो बैंक अकाउंट hold very much important into the bank because through this bank account bank can provide services to its customer. This bank account provide identity of their customer. This bank account helps banks to increase their businesses. ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं बैंक अकाउंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन अ बैंक। ओके, फिर अगर मैं बात करूंगा कस्टमर की, तो कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो कस्टमर के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे बैंक अकाउंट कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज रिसीव करने में मदद करता है। जब भी कस्टमर को फाइनेंशियल सर्विसेज रिसीव करनी है तो अगर उसके पास बैंक अकाउंट है तो उसकी मदद हो जाती है। करेक्ट। तो फाइनेंशियल सर्विसेज रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए। देन बैंक अकाउंट प्रोवाइड कन्वीनियंस इन ट्रांजैक्शंस। कन्वीनियंस की बात कर रहा हूं मैं, चीजें आसान होना। जैसे यूपीआई, अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो अब आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट को आप यूपीआई से लिंक करोगे। अब जब आपने यूपीआई को यूज करना शुरू किया आपके बैंक अकाउंट के ऊपर, तब आपको पेमेंट करना आसान हो गया ना। अब आपको घंटों तक लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बिल पे करने के लिए। आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे आपका बिल पे कर सकते हो बाय यूजिंग योर बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास बैंक अकाउंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज इज कन्वीनियंस। कस्टमर के लिए बैंक अकाउंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। वो वहां पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो कन्वीनियंस इज द की हियर गाइस। अकाउंट का इंपॉर्टेंस कस्टमर के लिए क्या है, कन्वीनियंस। वो चीजों को आसान करके दे रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज रिसीव करना, कन्वीनियंस। सेविंग्स ऑप्शंस, सेविंग्स प्रोवाइड करता है बैंकों को, सॉरी लोगों को सेविंग्स का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कस्टमर के लिए। इंपॉर्टेंट चीज कन्वीनियंस है यहाँ पे। सो बैंक account provide convenience to the customer by providing different kind of banking services just like savings, deposits, then loan, etc. ठीक है। फिर अगर मैं बात करूंगा सरकार की, तो सरकार के लिए क्या इंपॉर्टेंस है बैंक का, तो सरकार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मैं बात करूंगा सरकार, तो सरकार को गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करना है तो बैंक अकाउंट चाहिए। इफ गवर्नमेंट वांट टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस, अच्छी सर्विसेज देनी है लोगों को,
तो बैंक अकाउंट के थ्रू पॉसिबल है ना। जैसे कहा जाता था कि इंडिया के अंदर अगर पार्लियामेंट के अंदर ये कहा गया था, मुझे याद नहीं किसने कहा था, बट ये चीज कही गई थी कि अगर भारत सरकार किसी पर्सन की मदद करने की कोशिश करना चाहेगा, तो अगर 100 रुपए की मदद कर रहे हैं तो उसमें करप्शन से कुछ पैसा निकल जाता है। बीच में जो ऑफिसर्स होते, बाबू सोना टाइप के लोग होते, वो अपना कट मांग लेते हैं। तो जब 100 रुपए की मदद कर रहे हैं तो नीचे 100 रुपए की मदद नहीं पहुंचती, मान लो 50 रुपए की मदद पहुंच गई वहां पे। तो अगर 100 रुपए की मदद हो रही है और 50 रुपए लोगों को मिल रहे हैं, दैट मीन्स बैड गवर्नेंस है। गवर्नेंस कैसे? बैड। करप्शन, ड्यू टू द करप्शन। अब इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट बेनिफिट टू देयर अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो सरकार जो 100 रुपए भेज रही है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है ना, तो इससे ये बीच में जो कट मांगने वाले लोग ये एलिमिनेट किए जा सकते हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडिया में है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी योजना। व्हाट इज दिस डीबीटी स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम? कि सरकार को अगर 100 रुपए किसी गरीब इंसान को मदद करने के लिए देने हैं तो सरकार डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करेंगे ना। अभी तो बहुत सारी स्कीमों में जो सब्सिडीज होती है वो डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है। वहां पे जैसे अभी कुछ समय पहले एलपीजी के ऊपर सब्सिडी मिलती थी, तो उसके लिए बैंक अकाउंट नंबर मांगते थे कि बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आवास योजना के अंदर सब्सिडी मिल रही है तो वो बैंक अकाउंट के थ्रू मिल जाती है वहां पे। अगर किसी को जैसे फार्मर्स को कभी कभी क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाता है तो बैंक अकाउंट के अंदर भी दिया जाता है वहां पे। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम क्या है? गुड गवर्नेंस। और ये किसकी मदद से पॉसिबल है? ये बैंक अकाउंट की मदद से पॉसिबल है। सो बैंक अकाउंट हेल्प गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए भारत सरकार ने 2014 में जनधन योजना को लॉन्च किया था। जनधन योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या था कि इंडिया में लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बैंक अकाउंट ओपन करने की एक स्कीम थी। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जाएगा जीरो बैलेंस के ऊपर, मिनिमम एक डॉक्यूमेंट पे किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से एक अकाउंट खोल सकता है, सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है। उसको जनधन अकाउंट कहा। अब ये जनधन योजना क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, वहां पे गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने की कोशिश थी। अब गुड गवर्नेंस ये बस यही तक नहीं है ना, अब जैसे सोशल सर्विस की बात करो, नाउ गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज सोशल सर्विस, सो बैंक अकाउंट हेल्प गवर्नमेंट टू इंक्रीज सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज जैसे पेंशन, इंश्योरेंस, ये क्या है? सोशल सर्विसेज है ना, सोशल सिक्योरिटी, नॉट सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड। तो ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पेंशन, इंश्योरेंस, इन जैसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इंश्योरेंस की बात करूंगा तो देयर इज अ स्कीम, गवर्नमेंट की एक इंश्योरेंस स्कीम है, जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना, बीमा योजना की बात, सुरक्षा बीमा योजना। अब ये स्कीम है क्या है? ये इंश्योरेंस स्कीम है भारत सरकार की। ये इंश्योरेंस, गरीबों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है भारत सरकार ने। अब इसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए ना। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो यू कैन अवेल दिस स्कीम्स। अगर आपने जनधन अकाउंट खोला है तो आप इन स्कीमों के अंदर फायदा उठा सकते हो वहां पे, है ना। तो ये क्या है? ये एक सोशल सिक्योरिटी है ना, इंश्योरेंस। तो ये बैंक अकाउंट है तभी पॉसिबल है वहां पे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या होने चाहिए? तो बैंक अकाउंट होने चाहिए। व्हेन people have their bank account, they can avail government services at affordable cost, है ना। तो इससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस बढ़ेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक अकाउंट फॉर अ गवर्नमेंट। इसीलिए तो दुनिया की एक सक्सेसफुल स्कीम जनधन योजना 2014 में भारत सरकार ने लॉन्च की थी। आज अगर मैं बात करूंगा जनधन योजना के सक्सेस के बारे में तो अराउंड 45 करोड़ से ज्यादा, 45 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए हैं। यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है इस अकाउंट्स के अंदर। तो जनधन अकाउंट भले ही जीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन फिर भी लोगों ने डिपॉजिट किया है ना, तो उतना पैसा मनी सप्लाई में आ गया, मार्केट के लिए काम में आ गया वो 1.5 लाख करोड़ रुपए। हाँ, अब 45 करोड़ लोगों के पास जनधन अकाउंट है। अब जनधन अकाउंट कैसे काम करता है वो बाद में देखेंगे। आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू दैट गुड गवर्नेंस, सरकार को अगर लोगों को अच्छी सुविधाएं देनी है तो सरकार बैंक अकाउंट प्रोवाइड करके भी वो सुविधाओं को प्रोवाइड कर सकती है।
तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से तो काफी इंपॉर्टेंस है बैंक अकाउंट का। अगर मान लेते कि इंडिया में अगर बैंक अकाउंट, हर पर्सन के पास बैंक अकाउंट है और वो पर्सन बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी ना। इट विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमी। ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी क्योंकि जो बैंक अकाउंट के जरिए से ट्रांजैक्शन होगी वो सारे रिकॉर्डेड हो गए। अगर वो रिकॉर्डेड है तो ब्लैक मनी नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम देखेंगे कि इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रहे हैं वहां पे। सो दिस इज बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीआई एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए आपको, है ना। अब जो मैंने शुरुआती समय में एग्जांपल दिया था रुपी ट्रेड डील, दैट इज आल्सो बेनिफिट फॉर द इकोनॉमी ना। क्यों? क्योंकि अब उससे क्या हो गया कि इंडिया को बिना फॉरेक्स यूज किए हम फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग फॉरेक्स वी कैन कंडक्ट अ फॉरेन ट्रेड। इससे इंडिया की फॉरेक्स में सेविंग्स होगी। जितना इंडिया का फॉरेक्स बचेगा उतनी इंडियन इकोनॉमी मजबूत रहेगी वहां पे। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में बैंक अकाउंट हेल्प कर सकता है। तो जितने ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे लोगों के पास, उतने मतलब जितने बैंक अकाउंट होना और उसका यूज करना ये दो अलग अलग चीजें है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लोगों के पास बैंक अकाउंट है तो वो यूज भी करेंगे। इट डजंट मीन दैट लोगों ने बस बैंक अकाउंट खोल दी तो इकोनॉमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, नहीं, लोगों को वो यूज भी करने पड़ेंगे ना। सो अकाउंट ओपनिंग इज वन थिंग एंड यूजेबिलिटी ऑफ दैट अकाउंट इज अनदर थिंग। आई एम अज्यूमिंग दैट पीपल विल यूज दैट अकाउंट फ्रीक्वेंटली. So in this way, economy will become more and more transparent if people uses their bank account for their transactions. Understood? So this is importance of bank account. जब हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स है। सारे अकाउंट एक जैसे नहीं होते कि बैंक में जाओ अकाउंट खोलना है तो एक ही जैसे अकाउंट खुलेंगे सबके। जैसी जिसकी जरूरत उस हिसाब से बैंक अकाउंट बदलते जाता है। So depending on the need, different type of bank account can be opened. अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो बैंक अकाउंट को हम तीन ब्रॉडर कैटेगरी में काटते हैं। वैसे चौथी जो है कैटेगरी वो अदर्स में आएगी। अदर्स के अंदर खिचड़ी होती है। जैसे पहली कैटेगरी है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब ये वो होते हैं जहां पे ऑन डिमांड विड्रॉल किया जाता है। पैसे को ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो वो क्या है, डिमांड डिपॉजिट। उसके अंदर दो सब टाइप्स आएंगे, एक तो है सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। अगर मैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करूंगा तो सेविंग्स अकाउंट फर्दर डिवाइडेड एज बीएसबीडीए अकाउंट, देन बीएसबीडीए स्मॉल अकाउंट एंड नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। So normal savings account, BSBDA stand for Basic Savings Bank Deposit Account. BSBDA small means Basic Savings Bank Deposit Account, small category. तो इस तरीके से सेविंग्स अकाउंट के अंदर भी टाइप्स आते हैं, बीएसबीडीए स्मॉल एंड नॉर्मल अकाउंट। फिर करंट अकाउंट होता है। तो डिमांड डिपॉजिट के ये दोनों टाइप्स है, सब टाइप्स। फिर आता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब क्या कि यहाँ पे ऑन डिमांड आप विड्रॉ नहीं कर सकते, एक आप मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही विड्रॉ कर सकते, तो यहाँ पे पैसा लॉक इन हो जाता है, लॉक इन फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो जब पैसा आप एक कुछ समय के लिए लॉक इन कर देते हो तब आप कहोगे कि वो टर्म डिपॉजिट है। इसको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट एक ही चीज है। इसके अंदर हम देखेंगे कि दो तरीके की डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिर जो थर्ड कैटेगरी आती है वो एनआरआई डिपॉजिट है। एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये एनआरआई लोगों के लिए सेपरेट काइंड ऑफ अकाउंट खोले जाते हैं, उनको हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स। फिर इसके भी तीन सब टाइप्स पढ़ेंगे, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। अब ये अलग अलग पर्सपेक्टिव अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए गए। अब इनका सब डिटेल में जो इंफॉर्मेशन है हम वो आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ते जाएंगे। मैं बस आपको यहाँ पे ब्रॉडरली डिफाइन कर रहा हूँ कि हमको कितने टाइप्स के अकाउंट पढ़ने। इसके अलावा जो चौथा है वो अदर्स में आएगा, अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट।
अदर के अंदर हम पढ़ेंगे डीमैट अकाउंट, जिल्ट अकाउंट, देन एस्क्रो, नोस्त्रो, वोस्त्रो एंड लोरो। तो अदर्स में 6 कैटेगरी के अकाउंट आएंगे। अब इनमें कोई एक स्पेसिफिक फीचर नहीं, इसलिए खिचड़ी है, ठीक है ना। जो अकाउंट्स ऊपर की 3 कैटेगरीज में नहीं आएंगे वो सारे अकाउंट्स अदर कैटेगरी में आप रख सकते हो। तो इन सारे अकाउंट्स को हम वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट नाम के अंदर है डिमांड। व्हाट इज दिस अकाउंट? सो गाइज, आप लोग यूपीआई यूज करते हो। यूपीआई के लिए आपको जरूरी है कि आप एक अकाउंट को लिंक करोगे, ठीक है। जब आप एक अकाउंट को लिंक करते हो तो वो अकाउंट कौन सा होता है आपका? सेविंग्स अकाउंट है। वो अकाउंट कौन सा है आपका? सेविंग्स अकाउंट। वो किसके अंदर आएगा? डिमांड डिपॉजिट के अंदर आएगा। अब ये होता क्या है? डिमांड डिपॉजिट की बेसिक डेफिनेशन याद रखना, दैट हियर यू कैन विड्रॉ मनी ऑन डिमांड एट एनी टाइम। अगर आपको रात को 2 बजे स्विगी से कुछ ऑर्डर करना है, आप रात को 2 बजे ऑर्डर कर दो। उसके लिए पेमेंट आप यूपीआई से करोगे तो यूपीआई से पेमेंट कर दो ऑनलाइन। वहां पे जब आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तब आप आपके बैंक अकाउंट का यूज कर रहे हो। बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा आपने सेव किया है, आप उस पैसे को पेमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो। दैट मींस यू आर विड्रॉइंग योर मनी इन द लेट नाइट। रात को 2 बजे बैंक तो खुली भी नहीं होती है, फिर भी आप ये अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। क्यों? बिकॉज डिमांड डिपॉजिट का वो फीचर है कि आप जब चाहे तब पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इट्स योर चॉइस ये कब विड्रॉ करना है। एटीएम मशीन में जाते हो तो रात को 4 बजे भी गए आप, तो वहां पे भी आपको पैसा विड्रॉ करके मिलेगा। वहां पे स्क्रीन पे मैसेज तो नहीं लिख के आएगा ना कि सुबह 4 बजे कौन पैसा निकालता है, सूरज निकलने के बाद आना, जाओ घर पे, नहीं आएगा, राइट? बिकॉज इट्स अ डिमांड डिपॉजिट। हियर यू कैन विड्रॉ योर मनी ऑन डिमांड। अब जब पैसा डिमांड करोगे तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इस फैसिलिटी के साथ जो भी अकाउंट खुलेगा आप उसको डिमांड डिपॉजिट कह सकते हो। They are usually easier to access but offer a lower interest rate as they are used for day-to-day business and expenses. So they offer low interest rate. यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि डिमांड डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो yes, डिमांड डिपॉजिट will provide you interest rate, but that interest rate is low interest rate. Why? क्योंकि ये जो पैसा है ना, आप ये ज्यादा समय के लिए बैंक में नहीं रखोगे। सी, आप जितने ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैंक के अंदर पैसा सेव करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक ऑफर करेगी। क्योंकि बैंक जो है ना वो एक सिस्टम से काम करती है। बैंक के अंदर क्या होता है, किसी भी बैंक के अंदर, कि बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आते हैं और बैंक उन पैसों को लोगों को कर्जे में बांट देती है, लोन बांटती है। तो इसी तरीके से बैंक में व्यवहार होता है। अब बैंक के अंदर मान लो आपने डिपॉजिट रखे, तो आपने एफडी की है, एफडी की 5 सालों की। एफडी क्या है थोड़ी देर में समझिए, लेकिन आपने 5 साल के लिए बैंक में पैसा सेव किया। अब आपने 10 लाख रुपए सेव किए, तो दैट मीन्स आपके पास जो 10 लाख रुपए थे आपने 5 साल बैंक में रख दिए। आप 5 साल तक बैंक में फिर से वापस जाओगे नहीं उस पैसे को मांगने के लिए। अब बैंक के पास वो 10 लाख रुपए 5 साल के लिए है, तो बैंक चाहे तो वो 10 लाख रुपए 5 साल के लिए किसी दूसरे पर्सन को हायर इंटरेस्ट रेट पे बेचेगी ना। मतलब आपको बैंक दे रही है 10% और उसी 10 लाख रुपए को किसी दूसरे पर्सन को जब लेंड करेगी तो 15% इंटरेस्ट लेगी, रिसीव करेगी। तो 15% इंटरेस्ट सेम अमाउंट पे 15% रिसीव कर रही है और सेम अमाउंट पे आपको 10% दे रही है, तो 5% का गैप बैंक का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से डिपॉजिटर्स का पैसा यूज किया जाता है लोगों को कर्जा देने में। ये बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं। अब अगर डिपॉजिटर्स लॉन्ग समय के लिए पैसा दे रहे तो बैंक का फायदा ज्यादा है ना, क्योंकि बैंक भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लोगों को कर्ज दे सकती है। लेकिन मान लो आप जो बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हो, सुबह 11 बजे पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और दूसरे दिन 11 बजे निकाल भी रहे हो 24 घंटे के अंदर। अब एक बात बताओ, आपने जो लाख रुपए बैंक के अंदर 24 घंटे के लिए रखे, बैंक को कितना फायदा हुआ उस अकाउंट से? कुछ नहीं ना, क्योंकि बैंक 24 घंटे के लिए थोड़ी ना किसी को 1 लाख रुपए हायर इंटरेस्ट रेट पे कर्ज दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो भी पैसा बैंक रिसीव कर रही है ना, उससे बैंक लॉन्ग टर्म के लोन्स नहीं ऑफर कर सकती, तो बैंक का बिजनेस ज्यादा एक्सपांड नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट का पैसा जो है ना बिजनेस जनरेट करने के लिए नहीं यूज होता है। तो किसके लिए यूज होता है? जनरली बैंक यूज
money under the demand deposit for their liquidity requirements. लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब बैंक के अंदर ऑलवेज लिक्विडिटी होनी चाहिए. कैश लिक्विडिटी मतलब कैश या फिर थिंग्स लाइक कैश, जैसे गोल्ड. जब बैंक के पास ये लिक्विडिटी रहेगी तभी बैंक डिपॉजिट्स का पैसा वापस कर सकती है. अब जब डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या होता है कि बैंक क्या कहती है लोगों को कि भाई एक काम करो ना, तुम लोग तुम्हारे जेब में जो 1000 रुपए सेव कर रहे हो वही 1000 रुपए तुम बैंक में सेव कर दो. इससे क्या होगा कि तुम्हारे पैसे बैंक में अच्छे से सेव रहेंगे. उसके ऊपर मैं तुमको 4-5% का इंटरेस्ट भी दूंगी, मतलब आपके 1000 रुपए 1000 नहीं रहेंगे, वो 40-50 रुपए से बढ़ जाएंगे इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद. तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. तो ये क्यों मांग रही है डिमांड डिपॉजिट्स, क्यों मांग रही है बैंक? ताकि बैंक उस पैसे से बैंक खुद के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन रख सके. अब ये भाई साहब ने 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए डिमांड डिपॉजिट के अंदर. अब वो 1 दिन के लिए करे, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए करे, लेकिन बैंक के अंदर शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी तो जमा हो गई ना. अब बैंक के अंदर कोई डिपॉजिटर आया, उसको 1000 रुपए चाहिए, तो बैंक ने इस पर्सन के पैसे डिपॉजिटर को दे दिए कि लेके जाओ भाई तुम्हारा पैसा. अब ये पर्सन तो बाद में आएगा ना, तब तक के कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा. सो दैट्स हाउ डिमांड डिपॉजिट के अंदर बैंक में लिक्विडिटी इनफ्लो आते रहता है. अब ये लिक्विडिटी इनफ्लो बैंक यूज करती है अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. तो यहां से हम समझते हैं कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो पैसा आता है बैंक उससे लॉन्ग टर्म के लोन तो नहीं ऑफर कर सकती, लेकिन उस पैसे से लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा कर सकती है. दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट फॉर बैंक. बैंक के लिए डिमांड डिपॉजिट का इंपॉर्टेंस क्या है? दैट दे हेल्प टू मैनेज लिक्विडिटी इन इंडिया, सॉरी इन बैंक, माय मिस्टेक, टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंक्स. ये प्राइमरी रोल है. तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट के ऊपर पैसा मांगा जाता है. अब कोई भी पर्सन अगर बैंक है, बैंक ने मुझे पैसा मांगे कि बैंक कह रही कि मुझे कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जो सैलरी है बैंक के अंदर सेव करते जाओ. मैं क्यों करूंगा बैंक के अंदर सेव? तो बैंक कहती है डोंट वरी, आई विल पे यू इंटरेस्ट. मैं तुमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे देती हूँ ना. तुम अगर तुम्हारी 10,000 रुपए की सैलरी बैंक में सेव करोगे तो मैं आपको 5% का इंटरेस्ट देती हूँ ऑन योर सेविंग्स. डिमांड डिपॉजिट के अंदर आप पैसा सेव कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप बैंक को दे दिया आपने, आप जब चाहे तब विड्रॉ भी कर लो ना भाई साहब. जैसे आपकी जेब में पैसा है वैसे ही बैंक की लॉकर में पैसा है. बस इतना ही डिफरेंस है कि आप आपकी जेब में नहीं बैंक में रख रहे हो वो पैसा. इससे आपको इंटरेस्ट भी कमा रहे हो ना. अगर यही पैसा मैं अपनी जेब में सेव करके रखूंगा, अपने घर के अंदर डब्बे के अंदर 10,000 रुपए सेव करके रखूंगा, तो आई विल नॉट गेन दिस इंटरेस्ट. तो मुझे मॉनेटरी लॉस हो रहा है ना. उल्टा इन्फ्लेशन के कारण करेंसी की वैल्यू कम होती है, परचेसिंग पावर कम होती है, वो लॉसेस अलग है ना. तो दैट्स व्हाई डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड सेविंग्स ऑप्शन फॉर मी. डिमांड डिपॉजिट ने मेरे लिए क्या काम किया? एक सेविंग का ऑप्शन खोल दिया. तो दोनों विन विन सिचुएशन में है ना. मेरे लिए सेविंग्स का ऑप्शन मिल गया, बैंक के लिए लिक्विडिटी मिल गई. तो हम दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? एक ट्रांजैक्शन कर लिया. मैंने क्या कर लिया? बैंक में डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खोल लिया. तो इसलिए बैंक मुझे कह देगी एक इंटरेस्ट रेट. अब ये जो मैंने पैसे दिए बैंक के अंदर कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, तो बैंक मेरे पैसे को किसी दूसरे पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए कर्जे पे नहीं देगी. तो इसीलिए बैंक कहेगी कि अगर मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है आपके पैसे से, तो मैं आपको भी ज्यादा फायदा नहीं दे सकती. तो इसलिए बैंक यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है. बैंक विल ऑफर लो इंटरेस्ट रेट ओवर डिमांड डिपॉजिट्स. ओके, इतना याद रखो. सो दिस इज योर डिमांड डिपॉजिट्स. अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स को और ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिमांड डिपॉजिट्स के टाइप्स हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है सेविंग्स अकाउंट. गाइस, अगर आप लोगों में से कोई अगर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि आप लोगों ने एक बैंक अकाउंट खोला था. अगर आप स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो कुछ कॉलेजेस से, स्कूल से, तब आपको एक स्टूडेंट अकाउंट खोलना पड़ा होगा. तो आपने जो स्टूडेंट अकाउंट खोला था वो क्या है? सेविंग्स अकाउंट. अगर आप में से कोई अगर सैलरीड एम्प्लॉयड होगा, तो सैलरीड पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, तो सैलरीड पर्सन की सैलरी आएगी तो एक बैंक अकाउंट में आएगी, तो वो क्या है? सैलरी अकाउंट है. तो सैलरी अकाउंट इज ऑल्सो सेविंग्स अकाउंट. तो सैलरी अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, देन जनधन अकाउंट, ये क्या है आपके? ये सारे सेविंग्स अकाउंट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. तो व्हाट इज दिस सेविंग्स अकाउंट? ये होता क्या है? तो सेविंग्स अकाउंट is the most common and basic type of bank account in India. It allows you to deposit money
एंड विड्रॉ फंड्स एट योर ओन कन्वीनियंस। सुविधा के हिसाब से कोई भी पर्सन अपनी सुविधा के हिसाब से इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है। पैसे डालेंगे और अपनी सुविधा के हिसाब से इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये पैसे कितने विड्रॉ कर सकते हैं? तो जितना ये डिपॉजिट डाल रहे हैं उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी है, ये प्रीपेड प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रीपेड मतलब आप पहले पैसा डालो फिर उस पैसे को यूज करो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप आपने जितना पैसा डाला है उससे ज्यादा भी पैसे यूज कर सकते हो। यस, इट्स अ फैसिलिटी, इसको ओवरड्राफ्ट ऑफ फैसिलिटी कहते हैं, लेकिन ये अभी यहाँ पे नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन जनरली ये जो अकाउंट है ये प्रीपेड प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आप क्या करोगे कि आपके पास जितना भी सेविंग्स का पैसा है, मान लेते हैं 1000 रुपए, तो आप सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, सेविंग्स अकाउंट खोलने के बाद 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे और जब चाहे तब आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आप जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो वो काफी लो होगा। लो क्यों होगा? आई एम सेइंग इट लो एज कंपेयर टू द एफडी। मैं एफडी के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो लो और हाई हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे वो कंपैरिजन में, सेविंग्स और एफडी के कंपैरिजन में ही हम इन चीजों को यूज करेंगे। सो एज कंपेयर टू द एफडी, इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग्स अकाउंट इज वेरी वेरी लो। इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट के ऊपर और क्या है फीचर्स? तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिटेड होते हैं। आप लोगों के पास एटीएम कार्ड होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि एटीएम कार्ड जब आप एटीएम मशीन में यूज करते हो तब उस एटीएम कार्ड के अंदर ट्रांजैक्शन है वो लिमिटेड रहते हैं। मतलब आप 3 से 5 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे, है ना। 3 से 5 ट्रांजैक्शन, या फिर आप एक दिन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी ही विड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो ये सारे क्या लिमिटेशन, ये कैप्स है, ये सारे क्या है लिमिटेशंस। तो जब भी आप सेविंग्स अकाउंट खोलोगे तो इट विल कम्स विद लिमिटेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप वहां पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, लिमिटेड ट्रांजैक्शन करोगे। महीने के अंदर आप 3 से 5 बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दैट विल बी ऑन चार्ज। उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे, 20 रुपए 25 रुपए वहां पे आपको पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके अलावा आप एक दिन में कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो उसकी भी लिमिटेशंस है। ये ऑफ कोर्स ये लिमिटेशंस बैंक टू बैंक वेरी होती है, इसलिए इसका कोई हम स्पेसिफिक नंबर नहीं पढ़ते। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैप्ड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज द फीचर। इसके अलावा इन अकाउंट्स के ऊपर और कौन सी फीचर्स मिलते हैं? तो जैसे ऑटो स्विप, अब ये नई चीज आई है ऑटो स्विप फीचर। व्हाट इज दिस ऑटो स्विप? अब कैसा कि सेविंग्स अकाउंट है एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अभी हाल फिलहाल में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 4% के अराउंड है, कम ज्यादा है, बैंक टू बैंक वैल्यू होता है। एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% के अराउंड है, अराउंड 7.5-8% के है। चलो यही मान के चलते हैं हम। यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वैरी होते हैं। अगर किसी स्कीम में आपने लिया तो एफडी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलेंगे। तो मतलब आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर, डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो पैसा रखा है उसके ऊपर आपको लो इंटरेस्ट रेट है, एफडी के ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट है। तो व्हाट इज दिस ऑटो स्विप फैसिलिटी? तो आप आपके बैंक के ब्रांच में जाओगे और ब्रांच के अंदर आप कहोगे कि आई वांट टू इनिशिएट माय ऑटो स्विप फैसिलिटी, तो बैंक की ब्रांच आपको आपकी ऑटो स्विप फैसिलिटी शुरू करके देगी। तो ये सुविधा है, फैसिलिटी है। इसके अंदर होता क्या है कि आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर, मान लो आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए आपने सेव करके रखे। आप कहोगे कि मुझे ऑटो स्विप फैसिलिटी शुरू करनी है, तो बैंक वाले कहेंगे कि कितनी लिमिट रखोगे? तो आपने कहा 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए विल बी द बेंचमार्क, है ना। अब 20,000 रुपए, उसके ऊपर 80,000 रुपए आपके अकाउंट में है। ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या कहती है कि ये जो आपने लिमिट रखी है उसके नीचे जो भी अमाउंट है 20,000 के नीचे, तो उस अमाउंट के ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट को मिलेंगे। लेकिन उसके ऊपर आप जो भी है तो वो आप वो हाई इंटरेस्ट रेट मिलेंगे। अब वो एफडी के ही मिलेंगे ऐसा नहीं है वो, लेकिन वो हायर इंटरेस्ट रेट मिलेंगे आपको। तो मान लेते हैं एफडी के इंटरेस्ट रेट देंगे वो वहां पे, तो एफडी का इंटरेस्ट रेट 8 है, 8%। नॉट एग्जैक्टली एफडी के इंटरेस्ट रेट मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन लेस देन एफडी होते हैं, तो हाई इंटरेस्ट रेट कहेंगे आप। सो एक जो लिमिट आपने रखी है 20,000, उस 20,000 के नीचे आपको लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और उसी 20,000 के ऊपर आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मान लेते हैं आपके अकाउंट के अंदर पैसा कम होते होते अभी 15,000 रुपए बच गया, आपकी लिमिट तो 20,000 है, तो 20,000 के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो यू विल नॉट गेन एनी हायर इंटरेस्ट ऑन योर अकाउंट।
बट 20,000 के नीचे है ना आपकी अमाउंट 15, तो 15,000 रुपए आपको लोअर इंटरेस्ट रेट जो भी उस बैंक के अंदर होंगे वो अप्लाइड किए जाएंगे आपके ऊपर। सो दैट मीन्स सेम अकाउंट के आप ऊपर आपको डुअल फैसिलिटीज मिल रही है। दिस इज नोन एज ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ये क्या है? ऑटो स्वीप। सेम अकाउंट के ऊपर आपको दो इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, हायर एंड लोअर। तो ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी अब ये सेविंग्स अकाउंट के अंदर मिलती है। हर ब्रांचेस में नहीं मिलती है, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बैंक के ब्रांच में ये फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बट दिस इज द फैसिलिटी यू हैव गॉट ऑन योर सेविंग्स अकाउंट। उसके अलावा डेबिट कार्ड मिलता है आपको। क्या मिलता है? डेबिट कार्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड, मैं डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूं। डेबिट कार्ड क्या होता है? कि आपके अकाउंट में बैलेंस है 1,00,000 रुपए, तो आप डेबिट कार्ड से मैक्सिमम 1,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर विड्रॉ करना है तो मैक्सिमम 1,00,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो मैक्सिमम 1,00,000 रुपए। दैट मीन्स आप आपके डिपॉजिट के अबोव ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके का जो कार्ड है उसको क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड कहते हैं। इसको प्लास्टिक मनी भी कहोगे, प्लास्टिक मनी। भारत सरकार जो मेक इन इंडिया वाला, मतलब इंडिया में जो डेबिट कार्ड बनाया गया है वो है रुपे डेबिट कार्ड। ये एनपीसीआई ने बनाया है। सो एनपीसीआई हैव क्रिएटेड रुपे डेबिट कार्ड। जनधन अकाउंट के ऊपर जो डेबिट कार्ड मिलता है वो रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। तो डेबिट कार्ड इज अनदर फैसिलिटी। इसकी मदद से क्या होता है कि बैंक के अंदर रश कम हो जाएगा, लोगों को अकाउंट हैंडल करने में कन्वीनियंस होगा। तो ये डेबिट कार्ड है। उसके बाद बिल पेमेंट्स, आप बिल पेमेंट भी कर सकते हो आपके अकाउंट से। क्रॉस प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो वहां से। सो दीज आर फीचर्स ऑन सेविंग्स अकाउंट। तो ऑटो स्विप फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, बिल पेमेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट्स, such kind of facilities you have got on your savings account. अब इस सेविंग्स अकाउंट के भी सब टाइप्स आते हैं। जैसे एक है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA अकाउंट। व्हाट इज दिस बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट? तो बेसिकली ये जनधन अकाउंट। ये क्या है? जनधन अकाउंट। तो आप BSBD अकाउंट को जनधन अकाउंट कह सकते हो। अब जनधन एक यूनिक अकाउंट है। इंडिया के अंदर क्या है कि अगर जब कोई बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है ना तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इट कम्स विद चार्जेस। उसके ऊपर आपको चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस कवर करने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाने के लिए कहते हैं। अगर आप एक अकाउंट खोल रहे हैं तो मान लेते हैं उस अकाउंट के ऊपर आपको इंटरनेट बैंकिंग मिल रही है, तो सर्वर का खर्चा आ गया, हाँ, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का खर्चा आ गया, देना आपके बैंक के अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, वहां पे बैंक की फैसिलिटीज चाहिए, तो ये सारे खर्चे हैं। तो व्हेनेवर अ अकाउंट इज ओपन इन अ बैंक, दैट अकाउंट कम्स विद अ एक्सपेंडिचर। अब वो जो एक्सपेंडिचर है, वो जो चार्जेस है, वो बैंक खुद नहीं देगी ना, वो बैंक लोगों से वसूल करेगी, कस्टमर से वसूल करेगी। उसके लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाने की वहां पे कोशिश की जाती है। अब ये मिनिमम बैलेंस अगेन ये भी बैंक टू बैंक वेरी होता है। तो जब हम बात करेंगे मिनिमम बैलेंस की, तो ये भी हजारों में होता है ना। इंडिया के अंदर गरीबी है, काफी ज्यादा है। अभी भी 35 करोड़ पीपल इनटू द इंडिया आर स्टार्व। उनको खाने को नहीं है, 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा सकते, माल नरिश्ड है वो। हाँ, 3 में से 2 बच्चे 5 साल के नीचे के ये भूख के कारण मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन के कारण मर रहे हैं। तो इतनी गरीबी जब है तब इंडिया में ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना एक प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए बैंक में जाके कोई भी गरीब इंसान अकाउंट नहीं खोल सकता था वहां पे, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और इंडिया में धारणा भी यही है कि अकाउंट वही इंसान खोलेगा जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सेव करने लायक पैसा है। जिसके पास सेव करने लायक पैसा नहीं, वो बैंक में अकाउंट क्यों खोलेगा? क्योंकि हम लोग, मतलब अभी तो सिनेरियो बदल रहा है, लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग यही सोचते हैं कि बैंक के अकाउंट के अंदर आप पैसा सेव कर सकते हो, वहां से आप पैसा कमा सकते हो और सेविंग करने, इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर सकते हो। बट बैंक अकाउंट कैन हेल्प अस इन डेली एक्टिविटीज। ये चीज लोगों को ज्यादा हजम नहीं होती, पता नहीं है। इसलिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए कम से कम लोग जाते थे। अब जब बैंक अकाउंट नहीं होगा लोगों का, तो गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा? अच्छी गुड गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करेगा? टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स भारत सरकार ने 2014 में जनधन अकाउंट खोल दिया था। वो है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA अकाउंट। ओके, तो ये क्या है? तो ये अकाउंट सिंपली कहता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। जीरो बैलेंस
नो रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस आप ये अकाउंट मेंटेन करो। तो जीरो बैलेंस में अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है वहां पे। अब जीरो बैलेंस में जब अकाउंट मेंटेन करना है तो कौन सी गरीबी और कौन सी अमीरी, यहाँ पे कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है कि अमीर लोग गरीब लोग ही अकाउंट खोल सकते हैं, कोई भी आप खोल के जाओ। एक बैंक के अंदर एक जनधन अकाउंट खोल सकता है, आपके पास दो बैंक अकाउंट है तो दो बैंक अकाउंट में खोल दो आप, है ना। तो जनधन अकाउंट अलग अलग बैंकों में खुल सकता है एक ही पर्सन का। पॉइंट इज दैट कि जनधन अकाउंट खोलने के बाद क्या हो गया कि बैंक के अंदर बैंक अकाउंट की संख्या बढ़ गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 45 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुल गए। तो व्हाट इज दिस स्कीम, व्हाट इज दिस फीचर ऑफ दिस अकाउंट? तो बीएसबीडी की फीचर मतलब जनधन की फीचर एक ही है। तो पहला फीचर है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं नो फ्रिल अकाउंट। जब किसी भी अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब उस अकाउंट को कहेंगे नो फ्रिल अकाउंट। जैसे आप लोगों में से कुछ जो स्टूडेंट है उनके पास अगर स्टूडेंट अकाउंट होगा तो वो नो फ्रिल अकाउंट है ना, क्योंकि स्टूडेंट पैसे थोड़ी ना कमाते, जब पैसे नहीं कमाते तो वो मिनिमम बैलेंस कहां से मेंटेन करेंगे, गरीब खाना गरीब परिवार से भी लोग आते हैं। तो इसलिए वो स्टूडेंट अकाउंट भी कैसे होते हैं, नो फ्रिल अकाउंट। जनधन अकाउंट भी क्या है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ना के बराबर होती है तो नो फ्रिल अकाउंट। देयर इज एन अपर लिमिट टू द मॉनेटरी बैलेंस, इसके ऊपर क्या होती है, अपर लिमिट होती है। स्पेशली अवेलेबल फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो समाज के अंदर गरीब लोग हैं ना, उन गरीब लोगों के लिए जनधन अकाउंट बनाया गया। लेकिन दैट डजंट मीन कि दूसरे लोग नहीं खोल सकते, नहीं, कोई भी इंसान जनधन अकाउंट खोल सकता है। ओनली वन बीएसबीडी अकाउंट इन वन बैंक इज परमिटेड, एक बैंक में एक बीएसबीडी अकाउंट ही परमिट हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, एक बैंक एक जनधन अकाउंट। नो लिमिटेशन ऑन एज, इनकम क्राइटेरिया ऑफ द कस्टमर। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी इनकम क्राइटेरिया, आपकी इनकम कैसी भी हो, आप बैंक में जा सकते हो और एक जनधन अकाउंट आप खोल भी सकते हो। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज जनधन अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे जनधन अकाउंट की बात करूंगा तो जनधन अकाउंट के और भी फीचर्स है। जैसे जनधन अकाउंट के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है आपको वहां पे। तो जनधन अकाउंट पे आपको इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा जनधन अकाउंट पे आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, यू विल गेट रुपए डेबिट कार्ड ऑन द जनधन अकाउंट। इसके अलावा जनधन अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। व्हाट इज दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? कि मान लेते हैं आपके बैंक के अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए का बैलेंस है और आपको चाहिए 60,000। अभी आपको कुछ अर्जेंट पेमेंट करनी है बट आपकी जो पेमेंट है वो 60,000, तो आपके अकाउंट में तो 50,000 है। तो जब अगर आपको किसी अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही तो आप क्या कहोगे, आप क्या करोगे, 50,000 के ऊपर भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तब आपने क्या किया, 50,000 रुपए तो विड्रॉ कर लिए जितना आपके अकाउंट में बैलेंस था, ऊपर से आपने 10,000 रुपए भी विड्रॉ किए। जब आप वो ऊपर के 10,000 विड्रॉ कर रहे हो तो उसको आप ओवरड्राफ्ट कहोगे। तो ओवरड्राफ्ट क्या है कि आपके डिपॉजिट से ज्यादा आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपके बैलेंस में, अकाउंट का बैलेंस अब निगेटिव 10,000 रुपए दिखाई देगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं था ना आपके अकाउंट में 10,000 रुपए, फिर भी आपने वो विड्रॉ किया क्योंकि आपको फैसिलिटी मिली है, तो ये निगेटिव बैलेंस दिखेगा आपके अकाउंट में। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है जनधन अकाउंट के ऊपर। सो दीज आर फीचर्स ऑफ जनधन अकाउंट। ओके, तो जनधन अकाउंट के ऊपर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है, डेबिट कार्ड मिल रहा है, इंश्योरेंस भी मिल रहा है। इसके अलावा जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस पे, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती तो जीरो बैलेंस पे भी खुल रहा है। इसके अलावा मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मतलब आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो, ऑफ कोर्स विद द स्माइल। अगर आप ऐसे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करोगे तो आपका जनधन अकाउंट खोला जा सकता है वहां पे। सो दिस इज योर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, मतलब ये जनधन अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जनधन अकाउंट स्कीम काफी काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप भी पढ़ना थोड़ा सा, जो मैंने अभी फीचर्स बताए वो तो फीचर्स सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं उसमें। सो दिस इज योर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इस बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अलावा और एक अकाउंट है जिसको आप कहोगे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम,
छोटा भाई, व्हाट इज दिस? तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम, इसके अंदर क्या है, जो भी चीजें वो स्मॉल क्वांटिटी में है, एक तरीके से टेम्पररी अकाउंट है। ये अकाउंट कैसे है? टेम्पररी, सॉरी। अब ये अकाउंट क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होते हैं? इसके फीचर्स क्या है कि इसके अंदर रिलैक्स्ड केवाईसी होता है। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, आपके कस्टमर के बारे में जानकारी जमा करना बैंक को कहता है, तो बैंक केवाईसी करती है। तो केवाईसी के अंदर आपका एड्रेस प्रूफ लिया जाता है, पैन नंबर लिया जाता है, आधार नंबर लिया जाता है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी, वो बैंक के अंदर सेव की जाती है, इसको आप केवाईसी कहते हो। लेकिन जब बीएसबीडी स्मॉल स्कीम्स, अब मैं इसको स्मॉल स्कीम लिखूंगा, अगर मैं स्मॉल स्कीम अकाउंट की बात करूंगा तो वो क्या है, रिलैक्स केवाईसी से बनती है और सेल्फ अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। अपर लिमिट ऑन क्रेडिट इज 1 लाख रुपीज इन अ ईयर, मतलब आप एक अकाउंट से ज्यादा 1 लाख रुपए का क्रेडिट यानी कर्जा ले सकते हो, लोन। अपर लिमिट ऑफ डिपॉजिट इज 50,000, ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हो। एंड वन कैन ओपन द अकाउंट फॉर ओनली 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, मैंने बोला ना टेम्पररी है, 12 महीने के लिए वैलिड होगा, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। अगर मुझे उस अकाउंट की और जरूरत है तो मैं एक्सटेंशन मांग सकता हूँ, बैंक में जाके मुझे एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि ये 12 महीने के 12 महीने के पीरियड के साथ आता है, तो 12 महीने के बाद फुल स्टॉप लग सकता है। अगर आपने भी रिक्वेस्ट की तो फुल स्टॉप कॉमा में बदल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो अकाउंट ओपन होता है वो क्या है, आपका बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट स्मॉल स्कीम। तो दिस इज योर बीएसबीडीए स्मॉल स्कीम अकाउंट। तो ये टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाया जाता है। उसके अलावा जो अकाउंट है वो है नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट। व्हाट इज दिस नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट? जो आपका सैलरी अकाउंट होता है वो नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट है। तो मिनिमम बैलेंस प्रोविजन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, इसके अंदर मिनिमम बैलेंस कितना होगा, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में वेरिएबल होगा। मोस्टली हेल्प विद सैलरीड इंडिविजुअल, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। केवाईसी नॉर्म्स आर एप्लीकेबल टू ऑल अकाउंट्स नाउ, मतलब आज बिना केवाईसी से कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, लेकिन अगर जरूरत है तो केवाईसी को कम भी किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना केवाईसी से आपका अकाउंट खुलेगा, कि कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो दो, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके आप क्या कर सकते हो, आपके अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हो। तो रिलैक्स्ड केवाईसी यूज कर सकते हैं, लेकिन केवाईसी इज मस्ट। सो दिस इज योर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट। तो दिस इज अबाउट सेविंग्स अकाउंट। तो गाइस सेविंग्स अकाउंट के अंदर हमने देखा कि सेविंग्स अकाउंट क्या होते हैं, कि सेविंग्स अकाउंट ये वो अकाउंट होते हैं जहां पे लोग अपना पैसा सेव करेंगे और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं उस पैसे को। इसके कुछ फीचर्स है, जैसे इसके अंदर आप इंटरेस्ट भी अर्न करोगे, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट लो होगा। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हो गया वो लिमिटेड, आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड ट्रांजैक्शन होंगे। इसके अलावा इन अकाउंट्स के ऊपर आपको डेबिट कार्ड मिलता है, इन अकाउंट्स के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। जब मैं क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ गाइस, तो जनरली लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक जैसा ही लगता है, बट नो, दे आर टोटली डिफरेंट। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो सेपरेट अकाउंट होता है, एक सेपरेट अकाउंट नंबर जनरेट होगा, ठीक है, तो वो एक सेपरेट प्रोडक्ट है। जबकि डेबिट कार्ड इज अ फैसिलिटी ऑन योर प्रोडक्ट, मतलब आपके पास एक जनधन अकाउंट है, उसके ऊपर आप डेबिट कार्ड मतलब एक फैसिलिटी रिसीव कर रहे हो। लेकिन जब आप एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, मतलब आप एक सेपरेट क्रेडिट कार्ड अकाउंट खोल रहे हो, मतलब वहां पे आप कर्जा ले रहे हो बैंक से, वहां पे आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे, वहां से आप डायरेक्टली कर्जा ले रहे हो। सो इट्स अ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इज अ सेपरेट अकाउंट एंड डेबिट कार्ड इज अ फैसिलिटी ऑन द सेम अकाउंट। उसके अलावा और भी फीचर्स होते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी मिलती है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी मिलती है, बिल पेमेंट जैसी फैसिलिटी मिलती है। उसके हमने फीचर्स देखे। तो पहला फीचर है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये जनधन अकाउंट होता है, ये मिनिमम बैलेंस पे भी खुल जाएगा, इसको आप नो फ्रिल अकाउंट भी कह सकते हो। उसके अलावा और एक अकाउंट है स्मॉल स्कीम अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल स्कीम अकाउंट। ये क्या है, ये टेम्पररी अकाउंट है, टेम्पररी पर्पस के लिए खोला जाता है, इसलिए इसके अंदर सारी चीजें लिमिटेड है। जैसे इसके अंदर आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए कर्जा ले सकते हो, इसके अंदर आप मैक्सिमम 50,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हो, और ये 12 महीने के लिए वैलिड होता है।
12 महीने से ज्यादा के लिए अगर आपको यूज करना है तो आपको बैंक में उस तरीके से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका अकाउंट ओपन एक्सटेंड किया जाएगा। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो सैलरी अकाउंट होता है वो हमारा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है। हाँ? अब ये बैंक टू बैंक वेरी होती है इनके टर्म्स कंडीशंस। सो दिस इज स्मॉल sorry, my mistake. This is savings account into the bank. Next is no frill account. Under this account, there was a provision of nil or very low minimum balance. एकदम नील रख सकते हो या फिर एकदम कम से कम मिनिमम बैलेंस यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। They were operated specifically for the poor economic section of the society. After the BSBDA, although no frill accounts are transferred to the BSBDA. जब BSBDA कैटेगरी बनी तब सारे के सारे नो फ्रिल अकाउंट BSBD में ट्रांसफर किए गए, मतलब अब वो BSBD अकाउंट है। ये नो फ्रिल अकाउंट क्या होती है और इसकी जरूरत क्या है? तो यहाँ पे हमने देखा टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस है वीकर सेक्शन, पुअर इकोनॉमिक सेक्शन, गरीब लोग। गरीब लोग इनके टारगेट पे है। क्यों? क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते ज्यादा, तो वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। तो तुम आओ बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज दिस? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिंपल मीनिंग होता है जब भारत के अंदर सारे लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे बैंकिंग सर्विसेज मिलेगी, तब हम कहेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मतलब सब लोग बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं ना। अब सब नहीं उठा सकते क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ये जो मिनिमम बैलेंस है इसके कारण गरीब लोग नहीं आ पा रहे थे। अब आरबीआई ने क्या किया, आई थिंक 2005 के बाद ही नो फ्रिल अकाउंट का स्कीम स्टार्ट किया था, तो नो फ्रिल अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी थी। तो उससे क्या हो गया कि गरीब लोग भी बैंक में आके अब बैंक अकाउंट खोल सकते क्योंकि दे डोंट रिक्वायर मिनिमम बैलेंस नाउ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नो फ्रिल अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन एक काफी बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर अलग अलग स्कीमें आएंगी भारत सरकार की, अलग अलग प्रोग्राम्स आएंगे आरबीआई के भी। उसके अंदर हम समझेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। अभी के लिए बस इसका इंट्रोडक्शन याद रखना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत सारे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। सस्ते दामों में वो लोगों तक पहुंचाना है। तो दिस इज योर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसीलिए नो फ्रिल अकाउंट्स की शुरुआत की गई थी। आज के दिन में वो सारे के सारे अकाउंट्स आप बीएसबीडीए के नाम से जान सकते हो। सो दिस इज योर नो फ्रिल अकाउंट। सो गाइस, टाइप्स ऑफ बैंकिंग के अंदर हमने डिमांड डिपॉजिट के अंदर एक देखा सेविंग्स अकाउंट, इसके अंदर जो दूसरा टाइप है करंट अकाउंट, और बाकी की जो भी टाइप्स है उनको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।